नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत और साथ ही में मेरे साथ हैं दीपेश जो ब्रेकिंग स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास है सबसे पहले कोई ब्रेकिंग न्यूज। चलते हैं सीधे दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, और इस वक्त बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस पर सियासत अब परवान चढ़ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ने अपनी इंदौर यात्रा के दौरान रेसिडेंसी कोठी पर सावेर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन सीएम के भाषण का एक ऑडियो वायरल हो चुका है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि कमलनाथ सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो यह बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी और कोई तरीका नहीं था। कांग्रेस कह रही है धोखा न तुलसी सिलावट ने दिया, न ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया, धोखा कांग्रेस ने दिया। इस तरह का यह एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं किया। एक दर्द कसक के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि एक मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। ये विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है, या व्यक्तिगत भी कोई व्यक्ति इसमें जा सकता है कि देश की सरकार ने प्रदेश की सरकार गिराई, ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैं मानता हूं बहुत गंभीर अपराध है। मैंने अभी वो ऑडियो सुना तो नहीं है, मगर मैं आपको बड़ी जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि ये फेक न्यूज है। कांग्रेस का जैसा चाल चरित्र है, अब उनके पास कोई काम है नहीं, साजिश ही करेंगे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट भी सामने आया है। मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि भाजपा ने मेरी बहुमत व जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र व प्रलोभन का खेल रच गिराया है, क्योंकि मेरी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, महिलाओं को सुरक्षा देकर उनके सम्मान की रक्षा कर रही थी। तो कथित तौर पर यह एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसको लेकर ट्वीट किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आखिर इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखा जाए? क्या कुछ इसमें सच्चाई अभी तक निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, इस ऑडियो की हम यूं पुष्टि तो नहीं कर सकते दीपेश की ये कोई हमारा ऑडियो है, लेकिन ये बात तय है कि ऑडियो वायरल और एक मौका मिलता है कांग्रेस को। आप अगर देखें तो दिल्ली के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सब इस बात का विरोध कर रहे थे कि भी उनकी भूमिका रही नहीं। लगातार ये लाइन था बीजेपी का कि कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण ये गवर्नमेंट गिरी है, लेकिन शिवराज जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि वो उन्होंने अगर ये लोग दो लोग नहीं आते तो सरकार गिरती कैसे, और सरकार गिराई इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा लोगों अत्याचार इनका बढ़ रहा था, कुछ इस तरह का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। तो एक लाइन मिल गई बीजेपी, माफ कीजिए कांग्रेस को, कि बीजेपी की साजिश थी, क्योंकि ये लोग लगातार कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि इन्होंने अस्थिर किया, इन्होंने गिराया। तो एक उस तरह की लाइन जो है वो मिल गई। और जाहिर सी बात है कि सियासत जो है आने वाले दौर में इसी ऑडियो के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि 24 सीटों को उपचुनाव भी होने हैं और
ये एक बड़ा आधार बनेगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल प्रवीण जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अब इस ऑडियो को अगर कांग्रेस सही तरीके से भुना पाती है तो 24 सीटों पर जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? और दूसरी चीज ये कि क्या अब वो पुराने तमाम बयान जो बीजेपी के तरफ से पहले निकलकर सामने आए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा हो कि ऊपर से आदेश को जाए तो 15 दिन में सरकार पलट देंगे, वो तमाम चीजें अब क्या लाइन में आने शुरू हो जाएंगी? अब वो आना शुरू हो गई है। गोपाल भार्गव ने भी कहा था, लेकिन दीपेश से ऐसे समझना होगा कि ये इन बयानों पे गवर्नमेंट जो है बनती नहीं, बयानों पे चुनाव जीते नहीं जाते। ये बयान अगर सार्वजनिक हो जाएगा, ये कितना झीना पर्दा होता है लोगों के सामने, किसे नहीं पता होगा। प्रत्येक मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि एमपी की गवर्नमेंट अगर गिरी तो बीजेपी ने गिराई। मतलब सिंधिया वहां गए होंगे, फिर आमराय हुए होंगे, फिर लगा होगा कि अब कब किस तारीख को आना, क्योंकि सियासत में ये चलता है। तो वो झीने पर्दे को हटाने का अगर काम शिवराज जी ने किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉकिंग जो है वो लोगों के लिए होगा, कि बहुत चौंकाने वाली बात लोगों के लिए होगी, या उनके मन में नेताओं को लेके कोई अपनी आस्था या निष्ठा बदल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव का मुद्दा बड़ा बन जाएगा। दीपेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि हालांकि पुष्टि हम इस ऑडियो की नहीं करते, लेकिन ये वायरल जरूर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल रैली करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले हैं। उपचुनाव के रण के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण रैली मानी जा रही है। ग्वालियर चंबल को लेकर गडकरी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में हैं और इस लिहाज से यह वर्चुअल रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आपको बता दें, लगातार मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद, यानी कि मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश में वर्चुअल रैली के जरिए सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी ग्वालियर चंबल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ग्वालियर में एक वर्चुअल रैली की जा रही है और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। और ये रैली इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आने वाले समय में होने वाले 24 सीटों के उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। तब फिर यह माना जा रहा है कि इस वर्चुअल रैली के जरिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जो रणभेरी है वो बीजेपी यहां से बजाना शुरू करने जा रही है। तो आज इस वर्चुअल रैली के जरिए कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिहाज से बिसात बिछनी भी शुरू हो जाएगी, कसावट और तेज हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान भी यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर सकते हैं। और ये तस्वीर शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी इस वर्चुअल रैली को लेकर, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा वो पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा समेत और जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में मौजूद हैं। देखिए, आज ये जो वर्चुअल रैली है दरअसल मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली कही जा सकती है। और अब से बस कुछ ही देर बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी वो इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, जिसका यहाँ एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, उस पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। और इसी तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर भी इस रैली का जो प्रसारण है वो किया जाएगा। बीजेपी का दावा ये है कि इस रैली से करीब 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है अलग अलग जगहों से। ये जो रैली है वो दरअसल मोदी सरकार 2 के 1 साल जो पूरा हुआ है उसकी उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में रैलियों का आयोजन करने का फैसला किया है। और उसी के तहत ये रैली आज यहाँ मध्य प्रदेश में हो रही है, जिसका सीधा प्रसारण डिजिटली किया जाएगा। एक और नजरिए से भी इस रैली को देखा जा रहा है, जिसमें
जो उपचुनाव का रण है उसका जो आगाज होना है उसको भी ये माना जा रहा है कि आज की रैली के बाद से हो जाएगा, और बीजेपी का जो घर घर संपर्क अभियान है उसकी शुरुआत भी आज के बाद हो जाएगी। तो बस थोड़ी देर का ही इंतजार है जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी डिजिटली इस रैली को वर्चुअली जिसको कह सकते हैं संबोधित करेंगे, और फिर उसका प्रसारण यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए, यानी कि काफी महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा रही है। और चलिए अन्य खबरों के लिए एक बार फिर रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया दीपेश। और चलिए कुछ और खबरें बता देते हैं। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है और कहा है कि कांग्रेस को 25 लाख जो कांग्रेस मास्क बांट रही है वो इसलिए बांट रही है क्योंकि कांग्रेस को जमीन पर आने के लिए मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है, और जब जरूरत थी तब कांग्रेस कहां थी। कांग्रेस हमेशा देर से जागती है, ये वो कह रहे हैं। कांग्रेस को उन बैसाखियों की जरूरत पड़ती क्यों है? इतनी देर से नींद खुलती क्यों है? कोरोना जैसे ही शुरू हुआ, केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने जनता के बीच में जाकर काम किया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, खाना अनाज बांटा। कांग्रेस कहाँ थी? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से बना बना के मास्क बांटे हैं, और ये 25 लाख मास्क की बात कर रहे हैं। एक एक जिले में लाखों मास्क बटे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है। केवल तरस आता है इस बात पर कि कांग्रेस हमेशा देर। और इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग की गई है वो बड़ी अजीब है, क्योंकि कांग्रेस अभी जो विधानसभा का चुनाव जीती थी वो ईवीएम से ही जीती थी और सरकार ईवीएम से ही बनी थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा ईवीएम का फिर भी रोना रोती है। जैसे ही नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस खामोश हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हार का डर है क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ काम नहीं किया है। मैं भी कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप क्यों चाहते हो कि हम लोगों में कटता हो? उपचुनाव में कांग्रेस का कहना है कि यदि उपचुनाव में ईवीएम से वोटिंग कराई तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा, बैलेट पेपर से मतदान किया जाना चाहिए। क्या अभी से ईवीएम का डर कांग्रेस? नहीं, डर वाली बात नहीं है। उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था। आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे। परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे। हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है, हार सुनिश्चित है। सर, जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है अपराध बढ़ते जा रहा है, लूट की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे अधिकारियों को? नहीं, मैं खुद कल गया था, मेरी सबसे बात हुई है। पूरी मुस्तैदी के साथ हम चिंता कर रहे हैं इन चीज़ों की, क्योंकि आशंका पहले से थी 3 महीने बाद अनलॉकडाउन होता है तो, लेकिन हम पूरी चिंता कर रहे हैं। और इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ की है, उनके काम की तारीफ की है, और उन्होंने इंदौर में जो रिकवरी दर है जिस तरीके से उसमें सुधार हुआ है 64% होने पर उन्होंने खुशी जताई। भोपाल में भी कोरोना मरीजों में तेजी से सुधार होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है, और उन्होंने कोरोना मरीजों की रिकवरी दर इंदौर में जो 64% हो गई है इस पर खुशी जताई है, और भोपाल में भी रिकवरी रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। और चलिए अब चलते हैं सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधा। शिवराज पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, धार्मिक स्थल खुलवा दीजिए,
देवालय से कोरोना, मंदिरालय से कोरोना नहीं, ये उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार की कैसी सोच और फैसला। देश के ज्यादातर जगहों पर धार्मिक स्थल खुल चुके हैं और अब यहां पर भी खुलवा दीजिए, ये उन्होंने ट्वीट के जरिए अपील भी की है और निशाना भी साधा है। शिवराज जी प्रदेश के भोपाल, इंदौर सहित अन्य स्थानों पर जहां अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं, उन्हें तो कम से कम खुलवा दीजिए। देश के अधिकांश स्थानों पर यह खुल चुके हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता देते हैं, पूर्व मंत्री तरुण भनोत का बंगला एक बार फिर सील कर दिया गया है। यह दूसरी बार उनका बंगला सील किया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में बंगला सील किया गया। भनोत के भोपाल में न होने से उनका बंगला खाली नहीं कराया जा सका। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। B22 बंगला आवंटित करने को लेकर उन्होंने पत्र लिख दिया है। आपको बता दें कि एक बार पहले भी टीम उनके बंगले पर पहुंची थी, उनका बंगला सील कर दिया था। उन्हें बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन तय समय तक बंगला न खाली किए जाने की वजह से उनका बंगला पहले भी सील किया जा चुका है और अब एक बार फिर से उनके बंगले को सील करने की कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि बंगला पॉलिटिक्स क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नजर आने लगे। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। बात कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। जी हां, उपचुनाव जैसे ही करीब आ रहे हैं, कांग्रेस में कलह हो गई है। दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह के बीच में कलह देखने को मिल रही है और ये उम्मीदवारी को लेकर है। जो आपत्ति दिग्विजय सिंह की तरफ से जताई गई उसको लेकर है। मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी पर दिग्विजय सिंह की आपत्ति को लेकर यह पार्टी में कलह हुई है। चौधरी राकेश सिंह के दिग्विजय सिंह की हैसियत पर सवाल उठाने पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को धोखा देने वालों को नवाजने पर फिर से आपत्ति जताई है। दिग्विजय सिंह ने प्रायश्चित के लिए उपचुनाव में भाजपा को हराने की सलाह दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात एक हादसे की करते हैं। शाहजहांपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिन एक हादसा पेश आया था और ये कुआं जो यहाँ पर खोदा जा रहा था वो अचानक से धंस गया था। निर्माणाधीन कुएं में कल 4 मजदूर दब गए थे। इसके बाद चारों मजदूरों की मौत हो गई। कुआं 70 फीट गहरा बताया जा रहा है। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कतें आईं। अंधेरे और बारिश की वजह से ऑपरेशन को कई दफ़ा रोका भी गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। बताएं कि सभी बिजना खेड़ी गांव के रहने वाले थे और सभी गांव में कुआं खोदने के लिए काम में लगे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। चारों मजदूर यहां पर निर्माण कार्य में लगे थे। मजदूरों के गिरते ही यहां पर हड़कंप मच गया और फौरन राहत और बचाव का काम शुरू किया गया था, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली की जा रही है और वीडी शर्मा यहां संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चल रहे हैं आपको। लोग आज इस रैली के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को लेकर माननीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोने कोने में जनता को बताने के लिए आज हमारे नितिन गडकरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर 6 साल से पहले की सत्ता के बारे में भारत की स्थिति को देखने का प्रयास करते तो हमको केवल घोटाले ही दिखते थे। हमको दिखता था कि संपूर्ण देश भ्रष्टाचार में डूब गया है। दिखता था कि संपूर्ण देश भ्रष्टाचार में डूब गया है। पूरे देश हम दिखता था कि पूरे देश के अंदर कहीं भी जाने का प्रयास करते थे तो जनमानस के अंदर गरीब से लेकर के आम नागरिक इस भारत का ये कहता था कि भारत के अंदर दुरावस्था का दौर चला है। लेकिन मित्रों, मुझे कहने में गर्व है कि आज इस संपूर्ण देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता जब प्राप्त की, पहले दिन से उन्होंने तय कर दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों को, जो उन्होंने कहा था कि अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास जब होगा
तब ये देश परम वैभव पर पहुंचेगा। मित्रों, मुझे बताने में गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से सत्ता अपने हाथ में नहीं, उसी दिन से उन्होंने तय कर दिया ये सरकार गरीबों की सरकार होगी और देश के अंदर गरीबों के लिए खड़े होकर के सरकार पांव पलक बिछा करके उनके लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में केवल माननीय मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में यह तय नहीं किया, यह नारा नहीं दिया कि हम गरीबी हटाने का नारा देंगे। उन्होंने तय किया कि गरीबों का जीवन स्तर इस देश के अंदर ऊंचा उठना चाहिए। और मुझे बताने में गर्व है मित्रों, इस देश के अंदर कि जिस प्रकार से आज इस हॉल के अंदर मैं माननीय नितिन गडकरी जी को बताना चाहता हूं, हमारे आज इस रैली के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर ऐसी कई योजना के हितग्राही भी रैली में सम्मिलित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हुआ है। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए, हम सब लोग जानते हैं कि जो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, तो पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने तय कर दिया कि ये जो 5 साल होंगे और 1 साल के अंदर उन्होंने तय कर दिया कि देश की सुरक्षा, देश का स्वाभिमान, देश के मान और सम्मान के लिए इस भारत के अंदर काम करने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे आज इस रैली के अंदर संपूर्ण मध्य प्रदेश को बताने में गर्व इस बात का है कि मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए ऐसे निर्णय करने का केवल प्रयास नहीं किया, चर्चा नहीं की, इस देश के अंदर जो असंभव था उन बातों को, उन निर्णयों को संभव बनाने का काम भारत की संसद में किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धारा 370, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका बलिदान केवल इस बात के लिए हुआ कि ये देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने बलिदान इस नारे पर दिया। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इस रैली को जो आज सुन रहे हैं, माननीय नितिन गडकरी जी हमको संबोधित करेंगे। आज वो सारे कार्यकर्ताओं को गर्व इस बात का है कि जिस बात के लिए, जिस नारे के लिए और जिस दुरावस्था के लिए जो उस समय के शासनकाल में उन्होंने उद्योग मंत्री का पद छोड़ करके आंदोलन प्रारंभ जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया था, आज वो सपना इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेकिंग स्टूडियो से दीपेश हमारे साथ जुड़े थे। दीपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ यहां लेंगे इजाजत। नमस्कार।